नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका नर्सिंग ट्यूटर ऑनलाइन ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरी में मैंने आपको बताया था कि मेमोरी क्या होती है। मैंने आपको कहा था कि मेमोरी जो होती है हमारे माइंड की एक पावर होती है, जो हम लोग बता चुके हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मेमोरी के प्रोसेस के बारे में, जब हमने कहा था इंफॉर्मेशन को हम लोग रिसीव करते हैं, उसको डिफरेंट टाइप्स कोड में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और मैंने कहा था कोड जो होते हैं उसका मतलब है कि किसी भी बड़ी जानकारी को छोटे छोटे सरल टुकड़ों में तोड़ना ही एनकोडिंग कहलाता है। एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं और जब उसकी जरूरत होती है हम उसको रिकॉल कर पाते हैं। हम लोग बता चुके हैं कि जो मेमोरी होती है अलग अलग प्रकार के एरिया में अलग अलग प्रकार की मेमोरी स्टोर होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेंसरी जो मेमोरी है वो टेम्परल लोब में होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ फियर रिलेटेड, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, एमाइगडाला नाम के एरिया के अंदर ये स्टोर होती है। तो ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि हम जो नेक्स्ट क्लास मतलब जो आज हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम लोग बात करना चाहेंगे मेमोरी और मेमोरी के कुछ टाइप्स या प्रकार के बारे में। तो देखो बेटा, ध्यान दें, मेमोरी और मेमोरी के जो टाइप्स आप बता रहे हैं, मुख्य रूप से अगर हम मेमोरी को क्लासिफाई करते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेमोरी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लेकिन वो 3 प्रकार की मेमोरी किस किस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन मेमोरी या बोल सकते हो टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन जो आप यहां बता रहे हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करना चाहेंगे मेमोरी और मेमोरी के टाइप्स के बारे में। टाइप्स जिसके अंतर्गत आपने यहां पर बताना है, सबसे पहले आप कह सकते हैं इमीडिएट मेमोरी, आप यहां पे कह सकते हैं रिसेंट मेमोरी, आप यहां पे कह सकते हैं रिमोट मेमोरी। देखो ध्यान दें कि मेमोरी जो हम लोग जनरली क्लासिफाई करते हैं वो मुख्य रूप से आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर रहे हो। 3 तरीके आपने कौन कौन से बताए बेटा? एक तो आप बोलेगा इमीडिएट मेमोरी, दूसरा हम कह रहे हैं रिसेंट मेमोरी, तीसरा हम कह रहे हैं रिमोट मेमोरी। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों मेमोरी है आप लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो हमारा ब्रेन है उसमें कौन कौन सी लेयर के अंदर किस प्रकार की मेमोरी को हम लोग स्टोर करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इमीडिएट जो मेमोरी है वो कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड के अंदर स्टोर होती है, रिसेंट मेमोरी जो है प्री कॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर होती है, और रिमोट मेमोरी अनकॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड में स्टोर होती है। तो पहले तो आप ये जान लें, फिर आगे जानते हैं क्या होता है। तो देखिए ध्यान दें, इमीडिएट मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी आप ये कह सकते हैं स्टोर इन कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड। भाई हमारा जो माइंड है उसकी कौन सी लेयर में स्टोर हो रही है बेटा? इमीडिएट मेमोरी कॉन्शियस लेयर में स्टोर हो रही है। इसी प्रकार से रिसेंट मेमोरी जो स्टोर होती है वो आप कह सकते हैं प्री कॉन्शियस लेयर जो है वहां स्टोर होती है। इसके अलावा रिमोट मेमोरी आप कह सकते हैं अनकॉन्शियस लेयर जो हमारे माइंड की है वहां स्टोर होती है। तो देखो ध्यान दें, मेमोरी हमने बताया 3 प्रकार की है, और तीनों प्रकार की जो मेमोरी होती है वो हमारे ब्रेन माइंड की जो है अलग अलग लेयर के अंदर इनको स्टोर किया जाता है। अब ये जो मेमोरी है होती क्या है तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां बात करना चाहेंगे इमीडिएट मेमोरी के बारे में। देखो ध्यान दें, इमीडिएट मेमोरी जैसा कि आपको नाम से और शब्द से ही समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इमीडिएट मेमोरी, इमीडिएट मेमोरी जो कि प्रॉपर अगर डेफिनेशन बात करें तो आपने यहां पे बताना है कि इंफॉर्मेशन इज रिकॉल आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ऑफ द इवेंट्स, या आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, कि किसी भी जानकारी को कुछ सेकंड के बाद अगर हम रिकॉल कर पाते हैं तो ऐसी मेमोरी इमीडिएट मेमोरी कहलाती है। तो पहला तो आप ये समझ लें, इमीडिएट और इमीडिएट मेमोरी का मतलब है कि रिकॉल
द मेमोरी आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इंटरवल, या भी कह सकते हो दिस इज द एबिलिटी ऑफ आवर माइंड। ये हमारे माइंड की वो एबिलिटी है जहां पर हम किसी भी बात को कुछ सेकंड के पश्चात पुनः याद कर पाते हैं, और ऐसी मेमोरी को हम लोग इमीडिएट मेमोरी के नाम से जानते हैं। इमीडिएट मेमोरी को भी आप कई नामों से जान सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी। देखिए ध्यान दें कि इमीडिएट मेमोरी डिफरेंट टाइप्स के राइटर ने अलग अलग नामों से लिखा हुआ है। कुछ कहते हैं ये वर्किंग मेमोरी है, आप इसको एक्ट मेमोरी भी कह सकते हो, एक्टिंग मेमोरी भी कह सकते हो। एक्ट का मतलब जो हम लाइफ के अंदर रोजाना की जीवन क्रिया पूरी कर रहे हैं, जो हम सुबह उठते हैं रात तक सोते हैं, तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हमारे पूरे दिन भर चलती है जो हमारे माइंड के अंदर आती चली जाती है। कुछ भूल जाते हैं और कुछ याद रह जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो इमीडिएट मेमोरी बेटा हम बता रहे हैं फ्यू सेकंड से रिलेटेड मेमोरी होती है, और फ्यू सेकंड से रिलेटेड मेमोरी जिसे आप कह सकते हो आल्सो नोन एज एक्ट मेमोरी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो हम एक्ट कर रहे हैं, डेली लाइफ में सुबह से शाम तक हम कहीं घूमने जाते हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, रास्ते के अंदर कोई अजीब सी विस्तृत बिल्डिंग आपने देखी, कोई कलरफुल चीज देख ली, बस के अंदर यात्रा कर रहे हो तो आपको बहुत सी चीजें नजर आती रहती है, आप उन चीजों को देखते हो तो कुछ याद रह जाती है, कुछ भूल जाते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि रास्ते में क्या क्या है, तो हमें सब कुछ तो याद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमें याद रहती है। और ये वो मेमोरी होती है जो टेम्परेरी रूप से स्टोर होती है, मतलब कि हमारी जब उसको जरूरत है तो वो स्टोर होती है, और जब जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इमीडिएट जो मेमोरी है वो हमारी लाइफ के अंदर जो रोजाना हम एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग मतलब जो हमारी जीवन प्रक्रिया है उसके अंदर रोजाना होने वाली जो घटनाएं कुछ समय पूर्व की है, वो जनरली आपको इमीडिएट मेमोरी कहलाती है। क्योंकि हमने कहा कुछ सेकंड पुरानी बातों को भी अगर आप याद कर पा रहे हैं तो इमीडिएट के अंतर्गत आता है। इमीडिएट जो मेमोरी आप कह रहे हैं इसे हम लोग वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्किंग। वर्किंग का मतलब डेली लाइफ में जो हम वर्क कर रहे हैं, कुछ टास्क पूरा करते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हम पूरी करते हैं, हमें कुछ दिया गया टास्क है वो पूरी करते हैं, तब तक वो मेमोरी है। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट खत्म तो अपने आप वो भी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो बनती है और खत्म होती रहती है, परमानेंट हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो पाती है। और इस प्रकार की जो मेमोरीज है वो बेटा इमीडिएट मेमोरीज कहलाती है। इमीडिएट मेमोरीज जो बेटा हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इसे हम कॉग्निटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा अलग अलग नाम है जो हम इमीडिएट मेमोरी के हम बोल रहे हैं। इसी तरीके से कई जगह आप पढ़ोगे इसे ही हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के रूप में भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है शॉर्ट टर्म बोल दो, इमीडिएट बोल दो, टेम्परेरी बोल दो, कॉग्निटिव बोल दो, वर्किंग बोल दो, जो भी नाम आपको याद रहे वो सारी की सारी मेमोरी हमारी इमीडिएट मेमोरी कहलाती है। तो पहला तो पॉइंट आप ये ध्यान दें। और ये मेमोरी वो है जो हमारी एक्टिंग लाइफ में होती है, रोजाना की लाइफ में हम सुबह से शाम तक जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसके दौरान होती है। और कुछ समय की ये मेमोरी जो कि सेकंड से रिलेटेड हमने बताई है, ऐसी मेमोरी इमीडिएट कहलाती है। अब देखिएगा जब यही डिसऑर्डर में कन्वर्ट होगा तो हम इसी को पढ़ेंगे एंटीरोग्रेड एमनेशिया, कि भाई कुछ लोगों को ये मेमोरी बिल्कुल ही याद नहीं हो पाती है तो वो एंटीरोग्रेड एमनेशिया है, जो मैं आगे आपको एबनॉर्मलिटीज में पढ़ाऊंगा। और कुछ लोगों को ये मेमोरी जरूरत से ज्यादा रिटेन होने लग जाती है, जरूरत से ज्यादा कलेक्ट होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी या हाइपर एमनेशिया, जो भी एबनॉर्मलिटी है हम वो भी पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि नॉर्मल बनना, नॉर्मल खत्म हो जाना इमीडिएट है, जरूरत से ज्यादा रिटेन हो रही है तो भी एबनॉर्मलिटी है, या कुछ भी रिटेन नहीं हो रहा है तो भी एबनॉर्मलिटी है। और इस प्रकार की मेमोरी इमीडिएट मेमोरी के नाम से आप बता सकते हैं। चलिएगा अब इमीडिएट मेमोरी को आप कैसे पता, कौन से तकनीक, कौन से मेथड या कौन से टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के टेस्ट है। किस प्रकार से, तो आप ध्यान दें। इमीडिएट मेमोरी के अंदर हम लोग शामिल कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा, आपने मेरा मोबाइल नंबर पूछा, मैंने आपको कहा मेरा मोबाइल नंबर ये है, और उसी मोबाइल नंबर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में हैंड टू हैंड याद किया और उसको स्टोर किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिजिट है, जो नंबर
एग्जाम्पल मोबाइल नंबर, किसी के प्लाट नंबर या कोई भी जो ऐसी चीज हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो जनरली आपकी इमीडिएट मेमोरी है। और ये जो टेस्ट इस इमीडिएट मेमोरी को कंफर्म करने के लिए उपयोग लिया जाता है, इसे हम डिजिट स्पान टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी को कंफर्मेशन करने के लिए जो टेस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कंफर्मेटिव टेस्ट जो कि इमीडिएट मेमोरी के लिए बेटा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं डिजिट स्पान टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डिजिट स्पान टेस्ट बोलते हैं। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। डिजिट स्पान बोलते हैं। डिजिट स्पान अगर नहीं लिख रहा है तो आप कह सकते हो सीरियल 7 सबट्रैक्शन टेस्ट। कई जगह सीरियल 7 की जगह सीरियल 5 होगा। कहने का मतलब है कि जो टेस्ट आप कर रहे हैं उसमें डिजिट का यूज करते हैं। डिजिट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 गणित के जो अक्षर है उनको हम लोग यूज करते हैं। और ये जो सीरियल 7 सबट्रैक्शन का बेसिक मतलब है, होता क्या है तो आप ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल 100 की जो काउंटिंग है, ध्यान दें, 100 की काउंटिंग में से आपने यहां पर 7 जो डिजिट है उसको क्या करना है? सबट्रैक्शन करना है। और ऐसा करना कितनी बार है? 7 टाइम्स करना है। ध्यान दीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल देखो 7 डिजिट का मतलब क्या है कि 100 और 100 के अंदर से आपने 7 को घटाया, 93 बच गए। ऐसे ही आपने फिर 7 को घटाया, 86 बच गए। फिर आपने 7 को बताया 79, मतलब ऐसा आपने बैकवर्ड, जिसको डिजिट स्पान भी बोल सकते हैं, कि आपने 100 से बैकवर्ड काउंटिंग बोलनी है। हर काउंटिंग के बीच में 7 स्पेस को छोड़ना और ऐसा ही आपने 7 बार करना है। और ये जो टेस्ट है सीरियल 7 डिजिट स्पान कहला रहा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप सब्ट्रैक्शन ना करके आपको कहा जाए 1 8 15, मतलब आप फॉरवर्ड डिजिट स्पान में भी इसको यूज कर सकते हो। तो कहने का मतलब है सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं और आप एडिशन भी कर सकते हो। तो आपने यहां बताना है कि ये जो डिजिट स्पान टेस्ट है ये आपकी इमीडिएट मेमोरी। देखिएगा यस मैं आपको बोलूं व्हाट इज दी 7 + 7, आप फटाफट बोलेंगे 14 होता है। तो कहने का मतलब है कि इमीडिएट मेमोरी वो मेमोरी भी है जहां पर हमें रिहर्सल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हैंड टू हैंड जो हम लोग यहां जवाब दे रहे हैं कुछ सेकेंड्स, और वही सेकंड्स रिलेटेड जो मेमोरी है वो इमीडिएट कहलाती है। और टेस्ट इसको जो कंफर्म कर रहा है वो डिजिट स्पान टेस्ट बोलते हैं। डिजिट स्पान टेस्ट जो होता है वो फॉरवर्ड भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है। फॉरवर्ड का मतलब है 1 5 7 10 15 जो भी आप बोल रहे हैं, ऐसे ही बैकवर्ड में बोल रहे हैं तो 193 जो मैंने आपको बताया बैकवर्ड बोल सकते हैं। अब देखिएगा प्रश्न एग्जामिनर यहां से भी पूछता है, भाई ठीक है टेस्ट का नाम पूछे तो आप बोल सकते हो सीरियल 7 सब्ट्रैक्शन टेस्ट बोल दे, डिजिट स्पान टेस्ट बोल सकते हो। या एग्जामिनर आपको कह सकता है कि वो मेमोरी कौन सी है जहां पर एक व्यक्ति को फोन नंबर डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है और उसी फोन नंबर को पुनः रिवाइज करने के लिए पेशेंट को कहा जाता है। तो ऐसी मेमोरी को हम लोग इमीडिएट मेमोरी के अंतर्गत रखते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए ध्यान दें। जैसा कि आपको यहां कहा जा रहा है, तो जैसा कि हम इमीडिएट मेमोरी बोल रहे हैं तो इमीडिएट मेमोरी में इसी टेस्ट को आप और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है तो आप ध्यान दें। जैसा कि हमने यहां फोन नंबर बोला था, अब फोन नंबर ना बोल करके वो मान लीजिए आपको यहां पर कहते हैं कि आप ने अभी जस्ट एक मूवी देखी है और उस मूवी के अंदर मान लीजिए कि एक्टर ने कोई एक्टिंग की है और वो पर्टिकुलर जो आपको वहां पर उस फिल्म में से एक पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर शब्द अगर पूछा जा रहा है तो वो भी आपकी इमीडिएट मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। तो ये अलग अलग प्रकार से आप इस इमीडिएट मेमोरी के बारे में बेटा बता सकते हैं और उसको इस डिजिट स्पान मेथड के द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। अब आपने कहा फॉरवर्ड डिजिट स्पान, आपने कहा बैकवर्ड डिजिट स्पान, लेकिन बार बार आपको एक ही बात कहता हूं कि जब एग्जामिनर प्रश्न पूछने पर आता है तो वो छोटी छोटी बातों में भी प्रश्न ढूंढ ही लेता है। कैसे तो आप ध्यान दें। अगर एग्जामिनर आपको कहता है व्हाट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर डायग्नोज द इमीडिएट मेमोरी,
कि इमीडिएट मेमोरी को डायग्नोस करने के लिए सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट क्या है। ऑप्शन के अंदर वो आपको लिखेगा फॉरवर्ड डिजिट स्पान, बैकवर्ड डिजिट स्पान, वो आपको कह सकता है मैथमेटिक कैलकुलेशन, या फिर निम्न में से कोई नहीं। देखो ध्यान दें, हमने कहा कि इमीडिएट मेमोरी को अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर होता ओनली डिजिट स्पान तो डिजिट स्पान बोल देते, अगर यहां पर होता सीरियल 7 सब्ट्रैक्शन तो आप वो बोल देते, लेकिन एग्जामिनर ने यहां पर आपको लिख दिया है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब 1 7 14 जो भी हमने कहा बढ़ते हुए क्रम में। बैकवर्ड का मतलब हमने कहा था सब्ट्रैक्शन में। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब हम काउंटिंग बोलते हैं, डिजिट काउंटिंग बोलते हैं, तो बैकवर्ड की तुलना में जो फॉरवर्ड डिजिट काउंटिंग है वो ज्यादा इजी है। इसका मतलब है हम यहां पर सबसे इजी टेस्ट है वो परफॉर्म करेंगे इस मेमोरी को पता करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में प्रायोरिटी जो यहां पर यूज की जाएगी यह है फॉरवर्ड डिजिट स्पान, और फॉरवर्ड डिजिट स्पान ही इमीडिएट मेमोरी को कंफर्मेशन करने में मदद करता है। तो आप ध्यान दें, जब हमें एक्यूरेट आंसर की जरूरत होगी तो एक्यूरेस में आप यहां पर फिर बैकवर्ड ना बोल करके फॉरवर्ड बोले। हाँ, फॉरवर्ड नहीं हो तो फिर तो ठीक है, बैकवर्ड को आप सेकंड प्रायोरिटी पर ला सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये हमने बात की इमीडिएट मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे रीसेंट मेमोरी के बारे में। देखो बेटा ध्यान से सुने, रीसेंट जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आता है, रीसेंट का मतलब है कि when you can recall the memory after few minutes, hours और डेज, कि अगर आप किसी भी मेमोरी को कुछ मिनटों के पश्चात, कुछ आवर्स के पश्चात या कुछ दिनों के पश्चात ही रिकॉल कर पाते हो, कुछ मिनट के पश्चात, इंटरवल के पश्चात रिकॉल कर पाते हो, तो ऐसी जो मेमोरी है वो रीसेंट कहलाती है। रीसेंट का मतलब कुछ ही समय पूर्व। अब वो कुछ समय में हमने एक स्पेसिफाइड टाइम दिया है कि मिनट से तो ज्यादा हो सकती है, घंटों तक हो सकती है, और डेज भी कुछ निश्चित है। फॉर एग्जाम्पल 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो आप यहां बताएं कि ये जो मेमोरी है इसे हम रीसेंट बोलते हैं। तो देखिए ध्यान दें, रीसेंट मेमोरी और रीसेंट मेमोरी की प्रॉपर डेफिनेशन तो पहले आप बता दें। आपने यहां पे बताना है रिकॉल the information after interval of minutes, hours and days, कि जब हम किसी भी बात को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कुछ मिनटों के पश्चात, कुछ घंटों के पश्चात या कुछ दिनों के भी पश्चात रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ऐसी मेमोरी रीसेंट मेमोरी कहलाती है। रीसेंट मेमोरी जैसा मैंने आपको बताया प्रीकॉन्शियस लेयर माइंड के अंदर स्टोर होती है। अब रीसेंट जो मेमोरी आप यहां बताना चाहेंगे, तो ये रीसेंट मेमोरी के बहुत से उदाहरण है जो आप यहां फॉलो कर सकते हैं। रिसेंट मेमोरी का जो सबसे कंफर्मेटिव टेस्ट है, ध्यान दें कि भाई हमने कहा 7 दिन पुरानी भी हो सकती है, लेकिन 7 दिन पुरानी जो चीजें हैं वो हमें याद नहीं होती है, हम भी भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं रिसेंट मेमोरी को, तो आप यहां कुछ उदाहरण ले सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसे हम लोग कंफर्मेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। तो सबसे जो कंफर्मेटिव टेस्ट है वो आप ध्यान दें कि इंफॉर्मेशन आर कलेक्ट विद इन 24 आवर फॉर असेस द रिसेंट मेमोरी, कि रिसेंट मेमोरी की अगर आपने कंफर्मेशन करनी है तो आप 24 घंटे के अंतराल की बातें मरीज से पूछें, उससे आपको यह पता चल जाएगा कि पेशेंट की रिसेंट मेमोरी किस प्रकार की है। तो आपने यहां पर ध्यान देना है कि रिसेंट मेमोरी कुछ मिनट, आवर्स और डेज हो सकती है, लेकिन आप यहां बताएं
कंफर्मेशन कैसे होगा, तो आप यहां बता सकते हैं कंफर्मेशन जो टेस्ट है वो कंफर्मेशन टेस्ट है। हम कह सकते हैं आस्क द इंफॉर्मेशन लास्ट 24 आवर्स, कि आप मरीज से जो जानकारियां ले रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर की जानकारी लें और उसी से आपको इस टेस्ट का बेटा कंफर्मेशन हो सकता है, उसी से आपको रिसेंट मेमोरी का पता चल सकता है। रिसेंट मेमोरी में मरीज को कुछ सोचने का समय मिलता है, मरीज उस बात को रिहर्सल कर सकता है, मरीज उस बात को बताने के लिए वेट कर सकता है, इंतजार कर सकता है, जबकि इमीडिएट में ऐसा नहीं होता, वो हैंड टू हैंड आपको जवाब देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिसेंट मेमोरी वो है जहां पेशेंट आपको बात जो बताएगा, जो इंफॉर्मेशन देगा, उसको रिकॉल करने में कुछ सेकंड कुछ मिनट भी यहां ले सकता है जवाब देने से पूर्व। अब ध्यान दें, रिसेंट मेमोरी में आप किन किन बातों को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण क्या है भाई, आपने कहा कि हम कंफर्मेशन करेंगे, कंफर्मेशन में आप क्या पूछेंगे, आप उससे पूछ सकते हैं कि हाउ डू यू कम इन हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल में किस साधन से आए हैं, किस तरीके से आए हैं, किस तरीके से ट्रैवल करके आए हैं। इसके अलावा आप यहां पे कह सकते हैं कि आपने सुबह दवा ली या नहीं ली, मतलब आप जब मरीज से मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप उस रिसेंट मेमोरी के बारे में पूछ रहे हो, तो आप शाम की बात सुबह पूछे, आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, आप यहां तक भी पूछ लें आपने सुबह नाश्ता किया था या नहीं किया था, आपने सुबह दवा ली थी या नहीं ली थी। कहने का मतलब है कि आप उससे कल शाम की बात आप सुबह पूछें, वो आपको बता पाता है या नहीं बता पाता है। बता पाता है इसका मतलब उसकी रिसेंट मेमोरी परफेक्ट है, लेकिन नहीं बता पाता है इसका मतलब उसको रिसेंट मेमोरी लॉस है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि रिसेंट मेमोरी और रिसेंट मेमोरी के कंफर्मेशन के लिए जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो लास्ट 24 आवर्स की हम प्राप्त करें, और यही एक कंफर्मेटिव टेस्ट है जिसके द्वारा हम लोग रिसेंट मेमोरी का पता कर सकते हैं। रिसेंट मेमोरी जहां पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, और यही एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम में आता है, तो आप यहां पे एक तो ध्यान दें, आस्क टू द पेशेंट about what do you eat in breakfast, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। आप कह सकते हो do you take मॉर्निंग मेडिकेशन, क्या आपने सुबह की दवाएं ले ली है क्या। कहने का मतलब है सुबह की दवा ली है नहीं ली है, आपने ब्रेकफास्ट किया है नहीं किया है, ये सब हमारे रिसेंट मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो कई बार एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क बाय नर्स फॉर कंफर्म द रिसेंट मेमोरी लॉस, और रिसेंट मेमोरी लॉस का अगर आपने पता करना है तो आप पेशेंट से प्रश्न पूछ सकते हो कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाया क्या नहीं खाया। इसके अलावा रिसेंट मेमोरी के अंदर यू कैन चेक द ओरिएंटेशन रिलेटेड मेमोरी ऑफ ए क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, व्हेन विल यू एडमिटेड, सॉरी आप हॉस्पिटल में एडमिट कब हुए, मतलब रिसेंट में। आप ऐसा होता है नहीं कि साल भर से एडमिट है, तो आप ये ध्यान दें कि हॉस्पिटल में एडमिट कब हुए। मान लीजिए पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी हुई है, तो आप उसे कह सकते हो कि आपकी हॉस्पिटल में सर्जरी कब हुई है। तो कहने का मतलब है कि जो ओरिएंटेशन रिलेटेड जानकारियां है वो भी रिसेंट मेमोरी के अंतर्गत ही आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि रिसेंट मेमोरी में हमें कुछ समय लगता है उसको बात को याद करने के लिए। रिसेंट मेमोरी में हम ओरिएंटेशन रिलेटेड जानकारी पूछ सकते हैं, उसकी जो रोजाना की एक्टिविटी में 24 घंटे के अंतराल की जो जानकारी है वो आप पूछ सकते हैं, क्या खाया क्या नहीं खाया, सुबह दवा ली दवा नहीं ली, ये सारी जानकारियां आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो मेमोरी हमने बताया लोब और ये आपके प्री कॉन्शियस लेयर के अंदर स्टोर हो सकती है। कंफर्मेटिव टेस्ट 24 आवर की जानकारी आप ले सकते हैं। तो ये रिसेंट मेमोरी बताएं।
जब एबनॉर्मलिटीज पढ़ने जाएंगे तो रिसेंट मेमोरी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस डेमेंशिया की, वहां पर रिसेंट मेमोरी लॉस होता है। वो मैं आगे आपको 2-4 एग्जांपल्स के अंदर बताऊंगा कि भाई इमीडिएट मेमोरी किस प्रकार के मरीज में लॉस होता है, रिसेंट मेमोरी किस प्रकार के मरीज में लॉस होता है, तो हम लोग आगे बात करने वाले हैं। चलो साहब यहां तक आप बताएं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, और मेमोरी में हम लोग अब तक बात कर चुके हैं इमीडिएट और रिसेंट। आगे हम लोग बात करना चाहेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप बताओ रिमोट मेमोरी। देखो बेटा ध्यान दें, रिमोट आपने देखा होगा, रिमोट चैनल नंबर 1 से डायरेक्ट चैनल नंबर 200, 200 से डायरेक्ट 400। कहने का मतलब है लाइफ लॉन्ग इंफॉर्मेशन, व्हेन यू कैन रिकॉल द इंफॉर्मेशन मंथ एंड ईयर ऑफ योर लाइफ। अगर आप अपने जीवन की, आपके जीवन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, चाहे वो 6 महीने पुरानी हो, चाहे वो साल भर पुरानी हो, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, अगर आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो तो ऐसी मेमोरी को हम रिमोट मेमोरी बोलते हैं। और ये रिमोट मेमोरी को हम लोग लॉन्ग टाइम मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने यहां पे बताना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन बता दे। रिमोट और रिमोट का सीधा सीधा मतलब है कि रिकॉल the information after interval of days, months, years। मतलब आप जानकारी को दिनों के पश्चात, महीनों के पश्चात और कुछ सालों के पश्चात भी अगर याद कर पा रहे हो तो ऐसी मेमोरी को हम बेटा किस नाम से जानते हैं? रिमोट मेमोरी के नाम से जानते हैं। और यही रिमोट मेमोरी को हम लोग लॉन्ग टाइम मेमोरी भी बोलते हैं। तो आप ध्यान दें, यही रिमोट मेमोरी को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? लॉन्ग टाइम मेमोरी भी इसको कहा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टाइम मेमोरी ज्यादातर केसेस में कभी भी इंपेयरमेंट नहीं होती है। हाँ, डेमेंशिया की जो लास्ट स्टेज है वहां पर 10% केसेज ऐसे देखे जाते हैं कि ये मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है। स्टेजेस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब डेमेंशिया पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा। तो आप ध्यान दें कि जनरली तो होती नहीं है, अब है क्या, आप किस किस प्रकार की बातें यहां बोल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, रिमोट मेमोरी और रिमोट मेमोरी की हमारी लाइफ लॉन्ग जानकारियां। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया तो आपका पहला दिन आपको कैसा याद रहा, कैसा लगा, आपकी वो खुशी जो आपको पहले दिन थी वो कैसे मिली। फॉर एग्जाम्पल, आपका एम्स में सिलेक्शन हो गया और जिस दिन आपका सिलेक्शन हुआ वो आपके लिए समय किस प्रकार का था, याद है या नहीं है। इसी प्रकार से आपको पहली सैलरी मिली 70,000, तो आपको याद रहना चाहिए कि वो दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैरिज, मान लीजिए घर में किसी की डेथ हो गई। कहने का मतलब है कि कोई भी घटना, फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाना, मैरिज रिलेटेड इवेंट्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, यहां पर कोई भी फैमिली इवेंट्स हो गया है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशंस हो गई हैं, ओवरऑल जो लाइफ की जानकारियां हैं, चाहे वो हमारी शादी हो, घर में किसी की डेथ हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई भी अगर आपका लाइफ इवेंट है, लाइफ रिलेटेड जानकारी है, वो संपूर्ण जानकारियां हमारी कौन सी मेमोरी में आती है बेटा? रिमोट मेमोरी के अंतर्गत आती है, और यही हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी कहलाती है। रिमोट जो मेमोरी आप बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि रिमोट जो मेमोरी आप बता रहे हो, इस मेमोरी को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये रिमोट मेमोरी को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये जो हम फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी, और इसे हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिमोट मेमोरी हम बता रहे हैं, इस रिमोट मेमोरी को भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। और रिमोट मेमोरी को अगर आप क्लासिफाई करना चाहते हो तो आप इसे बेटा 2 तरीके से क्लासिफाई करें। एक तो हम यहां बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी, और एक हम बोलते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी। ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिमोट मेमोरी या लॉन्ग मेमोरी है, लॉन्ग जानकारियां हैं, लंबे समय की जानकारियां हैं,
इनको हम लोगों ने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। एक तो हम कहते हैं एक्सप्लिसिट और एक हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि व्हेन यू शुड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एट द कॉन्शियस लेवल, कि जब आप किसी भी जानकारी को जानबूझ करके पूरे कॉन्शियस लेवल पे प्राप्त करते हो, स्टोर करते हो, वो जो मेमोरी होती है वो जनरली एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब है कि वो बातें जो बाहरी वातावरण से आप जानबूझकर कॉन्शियस लेवल पर, एक्सप्लिसिट मतलब बाहरी है, और बाहरी वातावरण से जो जानकारियां हम लोग लेते हैं वो ज्यादातर तो बाहरी वातावरण से ही है, लेकिन कुछ हम लोग एक्सपीरियंस से भी सीख रहे हैं। तो यहां ध्यान दें कि जो जानकारियां बाहरी वातावरण से ले रहे हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है। और ये एक्सप्लिसिट मेमोरी जो आप कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम लोग डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो आपने बताना है एक्सप्लिसिट बोल सकते हो या डिक्लेरेटिव मेमोरी भी हम लोग बोल सकते हैं। और ये एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या बोल रहे हैं? रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी इन कॉन्शियस लेवल। तो पहले डेफिनेशन लिखें, आगे हम बात करते हैं। तो आपने यहां पे बताना है रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी एट कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियसली अगर हम मेमोरी को कलेक्ट कर रहे हैं वो जनरल मेमोरी हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है। और ये एक्सप्लिसिट मेमोरी रिमोट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत ही आती है। तो यहां तक बताएं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कि ये जो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इस एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी और एक हम कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। अब देखो सिमेंटिक मेमोरी से बहुत प्रश्न आते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं आगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लिसिट मेमोरी डिक्लेरेटिव कहलाती है। यहां पर हम जो भी जानकारी लेते हैं वो कॉन्शियस लेवल पर कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। तो बेटा इस एक्सप्लिसिट मेमोरी को भी आप दो तरीके से क्लासिफाई कर दो, और दो तरीके, एक तो आप यहां पे कह सकते हो एपिसोडिक मेमोरी। भाई इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक तो एपिसोडिक मेमोरी बोल रहे हैं और दूसरा आप यहां पर बता रहे हैं सिमेंटिक मेमोरी। याद कीजिए, आपने कहीं पढ़ा होगा इनके बारे में, चलो खैर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। एपिसोड का मतलब है पर्टिकुलर इवेंट्स इन योर लाइफ। हमारी पर्टिकुलर लाइफ के अंदर कुछ घटनाएं जो होती है वो एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। ध्यान दीजिएगा कि तो जैसा हम बोल रहे हैं कि आपकी जो एपिसोडिक मेमोरी है वो आपके लाइफ के पर्टिकुलर इवेंट्स, पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस एंड जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है उनके ऊपर आधारित होती है। अब देखिएगा, ध्यान दें कि ये पर्टिकुलर इवेंट्स क्या हो सकते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, या पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं। ये सभी कुछ हम लोग बात कर रहे हैं एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम लोग यहां बात करेंगे जो एपिसोडिक मेमोरी से संबंधित हो सकते हैं। सबसे पहले जो एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत हम बता रहे हैं, तो पहले तो खैर एक बार डेफिनेशंस बता दें। यहां हम कह सकते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखिए ध्यान दें, एपिसोडिक मेमोरी बोल रहे हैं, एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत हम किन किन बातों को शामिल करते हैं। तो आप यह बताएं पर्टिकुलर इवेंट्स। पर्टिकुलर इवेंट्स का बेसिक मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गेट मैरिड, मतलब आपकी शादी कब हुई, तो वो एक पर्टिकुलर आपकी घटना है लाइफ की। तो यहां पर जो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं उनके अंदर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स बेटा बता सकते हैं, जैसे व्हेन
you get married। भाई आपकी शादी कब हुई, ये भी एक पर्टिकुलर इवेंट है, और ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पर्टिकुलर इवेंट्स के अंदर आप और बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे when you become parenthood, कि भाई आप पेरेंट्स कब बने, शादी हुई, शादी के बाद बच्चे कब हुए, तो वो जो बच्चा हुआ वो आपको याद है। तो कहने का मतलब है कि वो डेट, वो एक्सपीरियंसेस आपको याद है। जैसे कई बार देखिएगा शादी की बात याद आते ही हमें याद आता है कि उस दिन डांसिंग प्रोग्राम था, मैरिज के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग आए, तो वो सभी कुछ हमें याद है, वो पर्टिकुलर घटना, तो जिसे हम कह रहे हैं पर्टिकुलर इवेंट। तो यहां आप कह सकते हैं मैरिड जो आपकी हुई है, शादी का दिन आप बता सकते हो, जब आप फादर बने या माता पिता बने वो आप यहां पर बता करके चल सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर और भी अन्य जानकारियों के बारे में बता सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप यहां और बोल सकते हैं, जैसे व्हेन यू गेट सेलेक्ट इन एम्स, कि आप एम्स में सेलेक्ट हुए तो वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो किस प्रकार का रहा। इसी प्रकार से आपने बताना कि जब आप पहली बार स्कूल गए तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था, आपका जब नर्सिंग के अंदर एडमिशन हुआ तो वो आपका पहला दिन कैसा था। तो कहने का मतलब है कि जो पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस है, पर्टिकुलर इवेंट्स हमारी लाइफ के होते हैं, वो सारे के सारे एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल जो इवेंट्स आप बता रहे हैं, जैसे अभी लेटेस्ट आपको पता है कोरोना वायरस, तो आप अगर 100 साल के भी हो जाओगे तो ये बात भूलने वाले नहीं हो। आप बता रहे यार एक बार कोरोना वायरस आया था, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग सभी संस्थान बंद हो गए थे और सब लोगों के साथ ऐसी घटना हो गई, मतलब वो इवेंट आपको याद है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कहा नेक्स्ट, यहां पर हम लोग बोल करके चल रहे हैं एक्सपीरियंसेस। अब एक्सपीरियंसेस किसी भी प्रकार का हो सकता है जो लाइफ के अंदर आपको मिला है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स बता रहे हैं ये सभी कुछ हमारे एपिसोडिक मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। एपिसोडिक जो मेमोरी आप यहां बता रहे हैं, उस एपिसोडिक मेमोरी के अलावा जो दूसरा हम लोग यहां बात कर रहे हैं जिसे सिमेंटिक मेमोरी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सिमेंटिक और सिमेंटिक एपिसोडिक की जस्ट अपोजिट कहलाती है। किस प्रकार से, तो आप यहां ध्यान दें। तो देखिएगा सिमेंटिक मेमोरी, सिमेंटिक जो मेमोरी है ये मेमोरी वो है जो हम टेक्स्ट बुक से रिसीव कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग वर्ड सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा कि भारत की राजधानी क्या है, आपको किसी ने बताया कि अमेरिका की राजधानी क्या है, आपको किसी ने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, आपको किसी ने कहा कि भारत के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। कहने का मतलब है जनरल नॉलेज एंड टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो आप लर्निंग कर रहे हैं वो सारी की सारी सिमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, आप गाइड पढ़ते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ते हो, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी जो मेमोरी है ये बेटा सिमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो आप यहां ध्यान दें, सिमेंटिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी जो यहां आप बताएंगे उसके अंदर आप कह सकते हो मेमोरी रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से संबंधित आप यहां पे कह सकते हो जीके, जनरल नॉलेज से संबंधित हो सकती है। ये जो मेमोरी है ये सिमेंटिक मेमोरी बेटा कहलाती है। उदाहरण के रूप में आप यहां पे बता सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप यहां पे बोल सकते हैं कौन है, आप कह सकते हैं इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या कौन से देश की राजधानी क्या है। तो यहां पर आप उदाहरण में कोई भी पॉइंट कह सकते हैं। तो देखिएगा सिमेंटिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी के जो कुछ एग्जाम्पल्स आप यहां बता रहे हैं उनके अंदर आप कह सकते हो जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की राजधानी,
और भारत की राजधानी आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़ोगे तभी तो आपको याद होगी। तो यहां बताएं कि कैपिटल बता सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक से आपने पढ़ा है, जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपने पढ़ा है, तो आप कैपिटल ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, नेम ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री का जो नाम है वो आप यहां पर बता सकते हैं, या आप यहां पे कह सकते हैं हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, या आप बता सकते हैं ये जितने भी हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, या आप कह सकते हो कोई भी वर्ड मीनिंग्स आप यहां पे बता सकते हैं कि भाई शब्द का अर्थ क्या होगा। तो कहने का मतलब बेसिक यही है कि जितने भी प्रकार के टेक्स्ट बुक रिलेटेड मेमोरीज हम लोग कलेक्ट करते हैं, जितने भी प्रकार के आप यहां पर एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हैं, वो एपिसोड में जाएंगे, जबकि टेक्स्ट बुक रिलेटेड जो मेमोरी है वो बेटा कहां आएगी, आपके सिमेंटिक मेमोरी में आती है। जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो सिमेंटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं रिमोट मेमोरी, लॉन्ग टाइम मेमोरी और लॉन्ग टाइम मेमोरी के क्लासिफिकेशन पर बताया। नेक्स्ट हम लोग यहां बात करना चाहेंगे जो हमने कहा था इम्प्लिसिट मेमोरी। तो देखिए ध्यान दें, इम्प्लिसिट मेमोरी। अब ये जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, प्रॉपर पहले तो एक बार डेफिनेशन आप बेटा यहां बता सकते हो। यहां पर आपने बताना है अनकॉन्शियसली रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, मतलब ऑटोमेटिक जो हम चीजें सीख रहे हैं वो जनरली इम्प्लिसिट मेमोरी के अंतर्गत आती है। इम्प्लिसिट जो मेमोरी आप कह रहे हो उसके अंदर हमें एक्टिव पार्टिसिपेट बनने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार उस चीज को याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार सीखा और वो हमारे परमानेंट अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। उदाहरण के रूप में तो हम आगे बात करेंगे। तो आपने यहां पे बताना है कि इम्प्लिसिट मेमोरी हम कह सकते हैं अनकॉन्शियसली रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी। अनकॉन्शियस मतलब ऑटोमेटिक, अपने आप ही मेमोरी जो है वो हमारे माइंड में कलेक्ट होती है। जो हम एक बार सीखते हैं उसे पुनः वापस से रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने यहां पर देखा होगा कि जब हमें कार चलाना आ जाता है, जब हमें ड्राइविंग करना आ जाता है, तो हम सिर्फ एक बार सीखते हैं और हमें वो चीज आ जाती है और लाइफ लॉन्ग आपको वो चीज याद रहती है कि किस प्रकार से कार चलाई जा सकती है। आपको पता है ऑटोमेटिक कार चलाते हो तो गाड़ी में बैठते हो, स्टार्ट करते हो और उसको आगे ले जाते हो। तो कहने का बेसिक मतलब है कि इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी है जो अनकॉन्शियसली ऑटोमेटिक हम लोग कलेक्ट करते जाते हैं और उसको जरूरत पढ़ने पर पुनः याद कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इम्प्लिसिट मेमोरी है और इस इम्प्लिसिट मेमोरी को हम लोग नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलते हैं। हमने एक्सप्लिसिट मेमोरी को कहा था डिक्लेरेटिव और ये है नॉन डिक्लेरेटिव। चलो साहब यहां तक बताएं। अब ये जो इम्प्लिसिट मेमोरी है, इस इम्प्लिसिट मेमोरी का भी बेटा एक प्रकार है, वो आप ध्यान दें। इम्प्लिसिट मेमोरी जहां कह सकते हैं प्रोसीजर, ये इसका टाइप है बेटा। तो आप यह बताएं कि इम्प्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो वो प्रोसीजर मेमोरी कहलाती है। तो प्रोसीजर क्या है? तो प्रोसीजर का मतलब है स्किल्स जो आपने हॉस्पिटल्स में सीखी हैं वो भी यहीं पर आने वाली है। तो आपने यह बताना है कि प्रोसीजरल मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी जहां हम कह रहे हैं कि नो नीड टू एक्टिव पार्टिसिपेट, आपको एक्टिव पार्टिसिपेट बनने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के रूप में आप यहां पर कह सकते हो स्किल्स रिलेटेड प्रोसीजर्स हो सकते हैं। इसके अंतर्गत कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हैं, जैसे वियरिंग द क्लोथ्स,
कपड़े हम पहनते हैं तो क्या हर बार स्टेप याद रखते हैं? ऑटोमेटिक शर्ट पहना और अपने आप बटन बंद किया और पहुंच गए। ऐसे ही शूज की जो लेस हम लोग बांधते हैं तो हमारा माइंड जो है सिग्नल देता है कि शूज की लेस कैसे बांधी जाती है, तो आप शूज की लेस को बांध लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि स्किल्स रिलेटेड जितने भी यहाँ पर प्रोसीजर आप देखते हैं वो सारे प्रोसीजर रिलेटेड मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंदर भी आप कुछ और एग्जांपल्स बताएं, जैसे आप कह सकते हैं स्किल्स, और स्किल्स के अंदर जैसे एनजी ट्यूब आप बता दो, एनजी ट्यूब इंसर्शन, कि भाई आपने अगर एक बार एनजी ट्यूब डालना सीख लिया तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे आप यहां पे कह सकते हो कार ड्राइविंग, आप यहां पे कह सकते हो मोटर बाइक ड्राइविंग, ये सारी की सारी प्रोसीजरल मेमोरी कहलाती है बेटा, जो कि स्किल्स रिलेटेड कह सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पे कह सकते हैं वियर द शर्ट और ड्रेसेस, भाई कपड़े वगैरह हम पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, ये सारी की सारी जो मेमोरीज हैं ये सब प्रोसीजर रिलेटेड मेमोरीज कहलाती हैं। और यहाँ हमें बार बार एक्टिव पार्टिसिपेट बनने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये हम अपने आप ही जब एक बार देखते हैं सीखते हैं तो हम सीख जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी कुछ मेमोरी जो है हमारी लाइफ में परमानेंट बनी रहती है, इसलिए तो रिमोट मेमोरी में पढ़ रहे, और प्रोसीजर रिलेटेड है इसलिए इसे हम इम्प्लिसिट मेमोरी के अंतर्गत बता रहे हैं। तो ये आप बताएं। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जितनी भी आपने मेमोरीज बताई हैं उन मेमोरी रिलेटेड एक एक एग्जांपल हर एबनॉर्मलिटी के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे किस प्रकार की एबनॉर्मलिटीज हैं वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी इमीडिएट मेमोरी। एग्जाम्पल तो आप यहां बताएं इमीडिएट मेमोरी। भाई इमीडिएट जो मेमोरी है किस प्रकार की बीमारी में प्रभावित होगी? देखिए ध्यान दें कि सबसे पहले हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी प्रकार की आपने मेमोरीज पढ़ी हैं उन मेमोरी के अंदर कौन से प्रकार की एबनॉर्मलिटी कहां स्टोर होती है, सॉरी कहां पर आप उसको कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो देखिएगा इमीडिएट मेमोरी और इमीडिएट मेमोरी अर्ली इंपेयर इन क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट, कि जो क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट है उस क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट में इमीडिएट मेमोरी सबसे ज्यादा और सबसे पहले प्रभावित होने लगती है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये जरूर पूछ लेता है कि किस प्रकार की मेमोरी क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट में सबसे पहले प्रभावित होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप नाम लेंगे इमीडिएट मेमोरी। तो इमीडिएट मेमोरी किस प्रकार के मरीज में बेटा? क्रॉनिक एल्कोहलिक जो पेशेंट है उसके अंदर सबसे पहले अगर अफेक्ट होगी तो इमीडिएट मेमोरी अफेक्ट होती है। दूसरा आप यहां बताएं रीसेंट मेमोरी। ये जो रीसेंट मेमोरी है ये अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, और डिमेंशिया की अलग अलग स्टेजेस हैं। अब एग्जामिनर तो आपको पूछेगा कि कौन सी स्टेज में कौन सी मेमोरी प्रभावित होती है, तो आपने बताना है अर्ली स्टेज ऑफ डिमेंशिया या फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमेंशिया में सबसे पहले प्रभावित होने वाली जो मेमोरी है वो कौन सी है बेटा? रीसेंट। तो आपने यह बताना है अर्ली, या आप कह सकते हो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमेंशिया, कि डेमेंशिया की अर्ली स्टेज में या डेमेंशिया की फर्स्ट स्टेज में जो मेमोरी प्रभावित हो रही है वो कौन सी है बेटा? रिसेंट मेमोरी होती है। तो हम ये बात कर रहे हैं मेमोरी, कौन सी प्रकार की मेमोरी किस प्रकार की डिजीज कंडीशन में प्रभावित हो रही है, तो यहां आप बताएं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट बताएं जैसे हमने कहा एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक जो मेमोरी प्रभावित होती है डिसएसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर डीसीडी, वहां पर पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर घटनाएं मरीज याद नहीं कर पाता है जिनसे वो इमोशनली अटैच हो सकता है। कोई डेथ वगैरह हो सकती है, कोई भी मैरिज इवेंट्स वगैरह हो सकता है, तो वो हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर की। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन सी मेमोरी किस प्रकार के डिसऑर्डर में प्रभावित
होती है। तो आप ध्यान दें, एपिसोडिक मेमोरी जो आप कह सकते हो डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर या डीसीडी आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हो सिमेंटिक मेमोरी, और सिमेंटिक मेमोरी जो प्रभावित हो रही है जनरली मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स के अंदर प्रभावित हो सकती है, जिनका आईक्यू लेवल कम होता है उनमें प्रभावित हो सकती है। तो आप ध्यान दें, मेंटली रिटार्डेड बोल सकते हो, लो आईक्यू लेवल वाले बच्चों के अंदर ये मेमोरी प्रभावित हो सकती है, जहां पर इंटेलिजेंट क्वांट लेवल जो है वो कम होता है। और इसका एक उदाहरण है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का बेसिक मतलब होता है कि ये तो सिमेंटिक मेमोरी का प्रकार है, और डिसलेक्सिया का मतलब है कि क्लाइंट बोल दो चाइल्ड बोल दो, और चाइल्ड को जो है रीडिंग और राइटिंग रिलेटेड उसको प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, लिखने में पढ़ने में उसको प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। मतलब टेक्स्ट बुक रिलेटेड है, जो हम तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकती है। कहने का मतलब है लिखने पढ़ने में जिस व्यक्ति को तकलीफ आ रही है उसकी वो मेमोरी प्रभावित हो रही है, तो वो सिमेंटिक, और जनरली ये जो टर्मिनोलॉजी है डिसलेक्सिया, जहां आप कह सकते हो डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिसलेक्सिया कहलाती है। तो ये सिमेंटिक मेमोरी का एक एबनॉर्मलिटी है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये जो प्रोसीजरल मेमोरी है ये जनरली अफेक्ट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी इस मेमोरी को भी प्रभावित देखा गया है। कब देखा गया है? तो आपने बताना है थर्ड स्टेज या फाइनल स्टेज ऑफ डेमेंशिया। डेमेंशिया की जो फाइनल स्टेज है, अल्जाइमर डेमेंशिया की जो फाइनल स्टेज है, वहां पर ये प्रोसीजर रिलेटेड मेमोरी भी प्रभावित हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर रिलेटेड मेमोरी जो आप कह सकते हैं अफेक्ट होती है कौन सी स्टेज में? तो आप कह सकते हो फाइनल स्टेज ऑफ डेमेंशिया। डेमेंशिया की फाइनल स्टेज में ये मेमोरी बेटा प्रभावित होती है, और इसका एक एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं एप्रेक्सिया। देखो, एप्रेक्सिया जनरली तो मोटर डिस्टरबेंस है, लेकिन अगर एग्जाम में मोटर डिस्टरबेंस नहीं आए तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंतर्गत आता है, रिमोट मेमोरी के अंतर्गत भी आता है, और वो मेमोरी प्रोसीजर रिलेटेड मेमोरी कहलाती है। अब ये चीज क्या है? तो एप्रेक्सिया का मतलब है कि जो पेशेंट है वो पर्पसफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता है। पर्पसफुल एक्टिविटीज का मतलब है, आपको पता है कि एक टूथब्रश जो कि दांत साफ करने के काम में आती है, लेकिन मरीज उससे दांत साफ करने की बजाय वो उससे बाल बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ये कंघा बाल बनाने के काम में आता है, लेकिन वो पेशेंट उससे बाल बनाने के बजाय ब्रश करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है उसका माइंड सिग्नल दे रहा है कि ये वस्तु इस काम की है, तो कहने का मतलब है उसकी मेमोरी वहां प्रभावित हो रही है। इसीलिए इसको मेमोरी में भी पढ़ते हैं और इसको डिस्टरबेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। तो इसको प्रॉपर ध्यान दें। एप्रेक्सिया जहां कह सकते हो क्लाइंट unable to perform purposeful एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब एग्जामिनर तो हमेशा इसको उदाहरण के साथ में ही पूछता है। उदाहरण के साथ में कैसे पूछता है? वो कहता है कि वो टर्मिनोलॉजी कौन सी है या वो डिसऑर्डर कौन सा है जब एक व्यक्ति कंघे का उपयोग ब्रश करने के लिए करता है, या एक पेशेंट टूथ ब्रश का उपयोग अपने बाल बनाने के लिए करता है। तो ऐसी स्थिति में आपने उस टर्मिनोलॉजी का नाम लेना है एप्रेक्सिया, और ये एप्रेक्सिया मोटर डिस्टरबेंस भी है और ये मेमोरी डिस्टरबेंस भी है। मेमोरी कौन सी है? प्रोसीजर रिलेटेड मेमोरी है। तो आज
हम लोगों ने बात की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी और भी बहुत सी प्रकार की है, लेकिन वो जब आप रेगुलर क्लासेस में आप आएंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। बहुत सी है, ऑटोबायोग्राफिक मेमोरी, स्पास्टिक मेमोरी, या और बहुत सी प्रकार की मेमोरीज है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन ये स्पेसिफाइड मेमोरीज है जो आपके एग्जाम और कंपटीशन पर्पज से है, मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिस्टर्बेंसेस के बारे में जो मेमोरी और मेमोरी रिलेटेड हो सकते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। इसके अंतर्गत एंटीरोग्रेड एमनेशिया, रिट्रोग्रेड एमनेशिया, सर्क्यूमस्क्राइब्ड एमनेशिया, डीजा व्यू, जेमिस व्यू, या और बहुत से हैं जो हम लोग बात करेंगे। तो आज हमारी क्लास हम लोग बेटा यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और लास्ट में आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को बताएं। और थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद।